कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मुद्दा एक बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है और इसी हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दायर कर ये मांग की गई है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है, इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जानी चाहिए। यह पीआईएल एस विघ्नेश शिशिर नामक शख्स ने लगाई है। एस विघ्नेश शिशिर कर्नाटक के रहने वाले हैं और उन्होंने एक्स पर अपनी प्रोफाइल में खुद को बीजेपी कार्यकर्ता और डॉक्टर अंबेडकर का प्रशंसक बताया। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी। जस्टिस AR मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SB पांडे को निर्देश दिया कि वो 3 हफ्ते के अंदर इस बारे में गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करें और अगली तारीख पर इसका जवाब पेश करें। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 दिसंबर को होनी है। विघ्नेश से पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी राहुल की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की थी। वो राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाले उनकी रिपोर्ट पर फैसला करें। अपनी याचिका में उन्होंने गृह मंत्रालय को लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ दायर उनकी रिपोर्ट पर एक स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश देने की भी मांग की थी। क्या है दोहरी नागरिकता? डुअल या दोहरी नागरिकता का मतलब है कि एक व्यक्ति को कानूनी रूप से एक साथ 2 या अधिक देशों का नागरिक माना जाता है। इससे उन्हें प्रत्येक देश के पासपोर्ट रखने, अन्य नागरिकों के समान कानूनी और सामाजिक अधिकारों का आनंद लेने, दोनों देशों की राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने, यात्रा के लिए वीजा छूट प्राप्त करने और किसी भी देश में काम करने की अनुमति मिलती है। कई देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, अल्बानिया, इजराइल और पाकिस्तान दोहरी नागरिकता की अनुमति देते हैं। हालांकि इस स्थिति के रूल्स और रेगुलेशन देशों के बीच काफी अलग होते हैं। क्या भारत देता है दोहरी नागरिकता? नहीं, भारत अपने संविधान के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। इसका मतलब ये है कि एक भारतीय नागरिक एक साथ किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं रख सकता। भारत के संविधान के तहत पूरे देश के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था है। भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करना होगा और भारतीय नागरिकता त्यागनी होगी। क्या कोई विकल्प है? भारत दोहरी नागरिकता के विकल्प के रूप में ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया प्रदान करता है। OCI उन भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने पाकिस्तान या बांग्लादेश में प्रवेश नहीं किया। योग आवेदकों के पास किसी ऐसे देश की नागरिकता होनी चाहिए जो किसी प्रकार की दोहरी नागरिकता की अनुमति देता हो। OCI कार्ड धारकों को भारत आने के लिए बहु प्रवेश बहुउद्देश्य जीवन भर के वीजा मिलते हैं। यह धारकों को किसी भी अवधि के लिए पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करने से छूट देता है और उन्हें वित्तीय, आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के समान अधिकार प्रदान करता है, सिवाय कृषि या बागान संपत्तियों के अधिग्रहण के। हालांकि OCI कार्ड धारकों को मतदान करने, चुनाव लड़ने या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पदों पर आसीन होने का अधिकार नहीं है। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का सिक्का नहीं चल पाया। विधानसभा चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके खाते में सिर्फ 47 सीटें ही आई। इस हार का असर संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में भी देखने को मिलेगा। गठबंधन के 3 बड़े नेताओं के दोबारा राज्यसभा पहुंचने पर संकट आ गया है। वहीं एमबीए के दिग्गज नेता शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत को इस हार का सबसे ज्यादा झटका लगा। यही वो तीनों नेता हैं जिनके दोबारा राज्यसभा पहुंचने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि शरद पवार तो पहले ही कह चुके हैं राज्यसभा का ये उनका आखिरी कार्यकाल होगा। उनका और प्रियंका चतुर्वेदी का टर्म 3 अप्रैल 2026 को पूरा होगा। वहीं संजय राउत का कार्यकाल 22 जुलाई 2028 को पूरा होगा। विधानसभा चुनाव में महायुति ने प्रचंड जीत दर्ज की। उसका वोट शेयर 39.6% का रहा। एमबीए का वोट शेयर 35.3% का है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद राज्यसभा में उसकी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीटें हैं। अभी बीजेपी के पास 7, कांग्रेस के पास 3, शिवसेना के पास 1, शिवसेना के पास 2, एनसीपी के पास 3, एनसीपी यानी कि शरद पवार गुट के पास 2 और आरपीआई का 1 सांसद है। राज्यसभा में बीजेपी के 95 सांसद हैं। सहयोगियों को मिलाकर यह आंकड़ा 112 पहुंचता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। अगर हर विधायक वोट करता है तो कांग्रेस को 16 मत मिलेंगे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 20 और शरद पवार की एनसीपी को 10 वोट मिलेंगे। सपा को 2 और सीपीआईएम को 1 वोट मिलेगा। एमवीए के कुल वोट की बात करें तो ये 50 होगा। वहीं महायुति की विधानसभा में 230 विधायक हैं, जिसके बाद राज्यसभा में उसके 230 वोट बनते हैं। चुनाव आयोग के अनुसार राज्यसभा का सांसद बनने के लिए एक उम्मीदवार को कितने वोट चाहिए, क्या है फॉर्मूला? विधानसभा में कुल वोट प्लस
राज्य में राज्यसभा की सीटें +1 और इस फॉर्मूला के तहत एक उम्मीदवार को 15 वोट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि एमवीए में कांग्रेस और शिवसेना राज्यसभा में सांसद भेज सकेगी। एमवीए वैसे कुल 3 सांसदों को राज्यसभा में भेज सकता है, तो अभी ऊपरी सदन में उसके 7 सांसद है। कांग्रेस की ओर से इमरान प्रतापगढ़ी, चंद्रकांत हंडकोरे और रजनी पटेल है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत हैं, तो वहीं एनसीपी से शरद पवार और फौजिया खान है। 20 विधायकों वाली शिवसेना दोबारा प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत को राज्यसभा में भेजती है, तो उसे कांग्रेस के साथ एनसीपी और सपा का समर्थन भी जरूरत पड़ सकती है। राज्यसभा में भाजपा के 95 सांसद हैं। सहयोगी दलों को मिलाकर यह संख्या 112 हो जाती है और इसके अलावा 6 मनोनीत सदस्य हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से होते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। महाराष्ट्र से फिलहाल राज्यसभा की कोई सीट रिक्त नहीं है, लेकिन विभिन्न अन्य राज्यों की 10 सीटें रिक्त हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा भाजपा के पास जाने की संभावना है। मनोनीत सदस्यों के लिए भी 4 सीट रिक्त है। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को 245 सदस्यीय सदन में आसानी से आधे से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की जिद एकनाथ शिंदे को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी के अजित पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहाँ वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर नई सरकार की रूपरेखा तय करेंगे। इस दौरान चर्चा ये भी है कि शिंदे के अड़ियल रवैये से नाराज बीजेपी आला कमान शिवसेना को नई सरकार में शामिल नहीं करने का फैसला भी ले सकती है। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा ये भी है कि अजित पवार और उनकी पार्टी एनसीपी बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दे रही है, जिससे अब भाजपा के बहुमत से कई ज्यादा नंबर हैं। ऐसे में अगर शिंदे गुट सरकार में शामिल भी नहीं होती है या अलग राह भी अपनाती है, तब भी महायुति की सरकार आराम से चलती रहेगी। हालांकि केंद्र में बीजेपी के शिंदे की शिवसेना के 7 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। इसी बीच खबर है कि दिल्ली में बीजेपी आलाकमान एकनाथ शिंदे से काफी नाराज है। भाजपा चाहती है कि शिंदे खेमा ज्यादा मोलभाव ना करे, सरकार में शामिल हो और डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करे। चर्चा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिंदे खेमे पर एहसान भूलने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर शिवसेना को तोड़ा था, तब उस वक्त बीजेपी ने उनका पूरा साथ दिया था। फिर भाजपा ने सिर्फ 40 विधायक होने पर भी शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब शिंदे वो सारे एहसान भूल रहे हैं। वहीं सोमवार को एकनाथ शिंदे ने कहा, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आम आदमी भी हूं। मैं लोगों की समस्याओं को जानता हूं और उनका दर्द समझता हूं। मैंने उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की है। मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं, इसलिए लोगों का मानना है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एकनाथ शिंदे से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा, जब वो थक जाते हैं वो आराम करने के लिए गांव चले जाते हैं, लेकिन अब सब इसे राजनीति मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा, तीनों पार्टियां भाजपा, शिवसेना और एनसीपी मिलकर काम करेगी। अगर वे मिलकर काम नहीं करेंगे तो इससे लोगों में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। यही कल्पना तीनों पार्टियों के नेता की है। महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण दारेकर ने कहा, महायुति में कोई टकराव नहीं है, इसमें अच्छा समन्वय और तालमेल है। अब 5 दिसंबर को महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तीनों दलों के नेता शपथ लेंगे। वहीं आपको बताते चले कि बीजेपी ने अपने दम पर 132 सीटें जीती हैं, जबकि उसके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 सीटें जीती है और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती है। जबकि महाविकास आघाड़ी को भारी झटका लगा। शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें, कांग्रेस को 16 और एनसीपी शरद पवार गुट को केवल 10 सीटें मिली। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस बात की पुष्टि भाजपा ने एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को की। सीनियर नेता ने कहा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो चुका है। लगभग वरिष्ठ नेता ने कहा कि भाजपा विधायक दल का नया नेता चुनने के लिए बैठक 2 या 3 दिसंबर को होगी। यह बयान कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा भगवा पार्टी के शीर्ष नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा लिए जाने वाले निर्णय को बिना शर्त समर्थन दोहराने के कुछ घंटों बाद आया।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ भाजपा नेता ने पीटीआई भाषा को बताया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस का नाम तय हो चुका है। भाजपा विधायक दल का नया नेता चुनने के लिए बैठक 2 या 3 दिसंबर को होगी। इससे पहले शिंदे ने उन अटकलों पर भी टिप्पणी की थी। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है और उनकी पार्टी गृह मंत्रालय में चाहती थी। मुख्यमंत्री को लेकर मचे घमासान के बीच शिंदे के नेता का बड़ा बयान। शिवसेना प्रमुख ने कहा कि महायुति के सहयोगी आम सहमति से सरकार गठन का फैसला करेंगे। एनडीए समूह में भारतीय जनता पार्टी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। शिंदे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला सोमवार 2 दिसंबर को किया जाएगा। रामदास अठावले न्यूज एजेंसी एनआई के साथ बातचीत में कहा है कि मुख्यमंत्री के चयन में देरी हो रही है और ये बात सही है और ये बात भी सही है कि पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज है, लेकिन मुख्यमंत्री चयन के मामले में अंतिम फैसला बीजेपी के केंद्र नेतृत्व को लेना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एकनाथ शिंदे स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है और अजीत पवार भी इसे लेकर अपनी राय रख चुके हैं। ऐसे में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ही इस दौर में नजर आते हैं। बता दें कि नाराजगी की चर्चाओं के बीच एकनाथ शिंदे ने रविवार को बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को होने वाली बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पार्टी ने बीजेपी को समर्थन दिया है और मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कहेंगे उसे ही फाइनल माना जाएगा। शिंदे ने 3 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और इसके बाद वे अपने गांव चले गए। तब से ही सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर यह चर्चा चल रही थी कि वे नाराज है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को भारी जीत मिलने की 1 सप्ताह से ज्यादा समय भी नई सरकार का गठन नहीं हुआ। चुनाव में बीजेपी 132 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा ने घोषणा की है कि नहीं महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर की शाम दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। हालांकि बीजेपी सतर्कता के साथ कदम बढ़ा रही है क्योंकि उसके सहयोगी दलों खासकर शिवसेना की इच्छाएं चुनाव में मिली भारी जीत के बाद काफी बढ़ गई हैं। बीजेपी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अकेले दम पर ही 132 सीटें जीत ली है, जबकि उसके सहयोगी दलों एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटें जीती, जबकि महाविकास अघाड़ी को भारी झटका लगा। शिवसेना को 20, कांग्रेस को 16 और एनसीपी को केवल 10 सीटें मिली हैं। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। देश भर में वक्फ बोर्ड की मनमानियों के खिलाफ लोगों के विरोध के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए वक्फ बोर्ड को भंग करने के लिए आदेश जारी किया। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। सरकार ने विवादित जियो नंबर 47 को रद्द करते हुए नया जियो 75 जारी किया। यह फैसला राज्य उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप लिया गया। राज्य के न्याय एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद फारूक ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा जारी जियो 47 में वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर कई विवाद खड़े हुए थे। 21 अक्टूबर 2023 को जारी जियो के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था, जिसमें रूहुल्ला, हाफिज खान, शेख खाजा सहित अन्य सदस्यों को नामांकित किया गया था। हालांकि कुछ लोगों ने इन नियुक्तियों की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए राज्य उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने 1 नवंबर 2023 को अंतरिम आदेश जारी करते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इस आदेश के कारण वक्फ बोर्ड में प्रशासनिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो गई। मंत्री मोहम्मद फारूक ने कहा कि गठबंधन सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए पिछली सरकार के विवादित जियो 47 को रद्द कर दिया और जियो 75 जारी किया। उन्होंने यह भी बताया कि सीएम चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मंत्री फारूक ने यह विश्वास दिलाया कि अल्पसंख्यकों के हित में सरकार द्वारा भविष्य में और भी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा गठबंधन सरकार ही अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण और कल्याण को सुरक्षित कर सकती है। कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर 2023 को शेख खाजा, मुतव्वली, विधायक हफीज खान और एमएलसी रहुल्ला समेत 8 लोगों को प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य के तौर पर चुना गया था। बाद में हुआ ये कि आंतरिक कलह के चलते शेख खाजा और वक्फ बोर्ड के गठन के लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा जारी किए गए जियो 47 की वैधता को कई रिट के माध्यम से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई और इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दिया।
इसके साथ ही अदालत ने फैसला सुनाया था कि सदस्य का चुनाव रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन होगा। याचिकाओं के लंबित रहने तक वक्फ बोर्ड अध्यक्ष के बिना ही रहा और इस प्रशासनिक शून्यता को देखते हुए सरकार ने वक्फ बोर्ड को भंग करने का फैसला किया। गौरतलब है कि पिछली सरकार के दौरान जारी किए गए GO 47 को लेकर विवाद तब खड़ा हुआ था जब नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बोर्ड के कामकाज में रुकावट आ गई थी, जिसके चलते यह फैसला लिया गया। वक्फ विधेयक 2024 इस समय संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दी गई। इस बीच सनातन धर्म बोर्ड की मांग उठने लगी है। तमाम धर्मचारियों और संतों के बाद अब मथुरा के मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ने भी सनातन धर्म बोर्ड बनाने की मांग की है। कथावाचक देवकी नंदन ने रविवार को INS से कहा, सनातन बोर्ड की मांग को लेकर मैंने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है कि अगर पाकिस्तान के बनने के बाद भी वक्फ बोर्ड बना है तो स्वतंत्र भारत में सनातन बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए। हम जो मांग रहे हैं वह केवल अधिकार ही है। हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर, हमारी पूजा, हमारी परंपराओं की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से हो, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के। यह जिम्मेदारी धर्मचारियों की होनी चाहिए। शंकराचार्य और विद्वान लोगों भी इसे संभालें। जब सरकार ने हमारे बारे में नहीं सोचा, तब समय आ गया है कि कम से कम हमारी भावनाओं को समझा जाए और सनातन बोर्ड की मांग की जाए। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं।